हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले हम अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही चीज़ें हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी पढ़ चुके हैं और डिफरेंट रेगुलर बॉडीज़ की वजह से भी पढ़ चुके हैं। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हम आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज काफ़ी सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और आने वाले टॉपिक से भी ये आने वाले टॉपिक्स को समझने में भी ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये काफ़ी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट हमेशा की तरह हम वहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ने की, इस टॉपिक को स्टडी करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन आवर लाइफ। ठीक है, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस टॉपिक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो बेटा उसका अगर हम बात करें तो आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी फील्ड लाइन आपके पास है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है या कोई चार्ज सिस्टम आपके पास है, तो उससे कितनी डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पी पर आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी चार्ज सिस्टम आपके पास है तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा कोई स्पेस आपके पास है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, वहाँ पे क्या मौजूद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, बट अगर मैं एक सरफेस आपको दे दूं, एक रेगुलर सरफेस मैं आपको दे दूं और बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, सॉरी कितना फील्ड पास हो रहा होगा, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, तो क्या इस सवाल का जवाब हम अभी दे सकते हैं क्या? मैंने बोला कि यहाँ से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं, काफ़ी सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं। अब मैं अगर एक सरफेस आपको दे देता हूँ कि सरफेस में आपको दे देता हूँ कि ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, कि सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी, कितना फील्ड यहाँ से गुजर रहा होगा, इसको क्रॉस कर रहा होगा, तो हम उसका कैलकुलेशन अभी नहीं कर सकते, हम इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकते। तो बेसिकली यही जानने के लिए कि किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, कितनी फील्ड लाइंस उससे पास होंगी, या फिर अगर मुझे मल्टीपल सरफेसेस दे दी जाए, यानी एक सरफेस दो सरफेस दे दी जाए, लाइक जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q है और यहाँ से मैं एक सरफेस ये ले लेता हूँ और एक सरफेस में ये ले लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, और मैं आपसे बोलूँ कि बताओ इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों सरफेसेस को कट करेगा, इन दोनों सरफेसेस को क्रॉस करेगा। तो आपको यह बताना है कि किस सरफेस से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी। तो हम अभी इस सवाल का जवाब देखकर डायरेक्ट नहीं दे सकते बिकॉज जो क्यू चार्ज होगा वो इनफाइनेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, और जब इनफाइनेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो प्रोड्यूस कर रहा होगा तो जो दोनों सरफेसेस हमारी हैं ए और बी, दोनों से इनफाइनेट नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ पे क्रॉस कर रही होंगी। तो दोनों से इनफाइनाइट है, बट फिर भी अगर हमें ये पता लगाना है कि किससे ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करनी होगी तो वो हम अभी डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो बेटा बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, या फिर अगर मल्टीपल सरफेसेस हमें दे रखी हैं तो किस सरफेस से कौन सी सरफेस होगी जिसे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, यही कंपैरिजन करने के लिए हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इवॉल्व करते हैं एंड दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वही क्वांटिटी क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे बता सकते हैं कि बेसिकली ये क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो क्या करती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से कितनी पास हो रही हैं ये कंपेयर करने के काम ये क्वांटिटी आती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर हम इसी को वर्ड्स में लिखें तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ फिजिकल scalar quantity. Electric flux is a physical scalar quantity which is used to compare number of electric field lines crossing any surface। यानी क्या लिखा बेटा मैंने कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है जो क्या करती है कि किसी कंपैरिजन करने के काम आती है कि किसी भी आपके पास जो सरफेस होगी, कि अगर मल्टीपल सरफेसेस आपके पास हैं तो किस सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, किस सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, वही कंपैरिजन करने के काम, उसी कंपैरिजन के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
तो अब जैसे यहाँ से हमने बोला कि अगर किसी सरफेस की तो फ्लक्स ज़्यादा है तो वहाँ से क्या होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास होगी। जैसे मैंने बोला कि एक सरफेस मेरे पास है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि φ1 इज ग्रेटर देन φ2, यानी इस सरफेस से φ1 ज़्यादा है और इस सरफेस से φ2 ज़्यादा है। तो इसका इनडेफिनेटली मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्टली मतलब क्या होगा कि इस सरफेस से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी और इस सरफेस से कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी। ये हमें दे रखा है कि अगर किसी सरफेस से फ्लक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे थर्मल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर, कि अगर किसी सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम उस सरफेस को टच करेंगे, जब हम उस सरफेस को छुएंगे तो वो हमें ज़्यादा गर्म लगेगा। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए कि किसी सरफेस से अगर फ्लक्स ज़्यादा है, किसी सरफेस के थ्रू जो पासिंग फ्लक्स है, क्रॉसिंग फ्लक्स है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही होंगी, वहीं जो दूसरी सरफेस है उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हो रही होंगी। तो बेसिकली इन सब के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया बेटा, क्वांटिफाई कर दिया। क्या कर दिया, क्वांटिफाई कर दिया। बिकॉज अगर मुझे ये चीज़ निकालनी होगी कि किसी सरफेस से कितना फील्ड पास हो रहा होगा, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, तो मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a way of quantifying इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिफाई करने का एक तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप अभी तक मेरी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नीड हमें क्यों पड़ी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी या उसको क्रॉस करेंगी। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब हमें अगर ये देखना है कि फ्लक्स क्या होता है तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से अगर हम केस नंबर अगर हम 1 ले लेते हैं, ये केस नंबर अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ से मैंने बोला कि यहाँ से कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे डेवलप किया। बेसिक अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 सरफेसेस लेता हूँ। एक सरफेस का जो एरिया होगा वो कम होगा और जो दूसरी सरफेस होगी उसका एरिया क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ये 2 सरफेसेस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इसमें एक सरफेस का एरिया कम है और एक सरफेस का एरिया क्या है बेटा, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से देखने पे मैं बता सकता हूँ कि जो सरफेस 1 है, अब इसको सरफेस 1 नाम दे दीजिए और इसको सरफेस 2 नाम दे दीजिए, कि जो सरफेस 1 है क्योंकि इसका एरिया कम है तो इसे जो पास होने वाली फील्ड लाइन्स है या इसको क्रॉस करने वाली जो फील्ड लाइन्स है वो भी कैसी हैं, कम है। वहीं पे जो सरफेस 2 है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस सरफेस को क्रॉस करने वाली जो फील्ड लाइंस है वो भी कैसी हैं, ज़्यादा है। तो इसका मतलब, और हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस कर रही होंगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, अगर फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रही होंगी तो फ्लक्स कम होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इफ फ्लक्स इज मोर then more number of field lines are crossing the surface। यानी अगर किसी सरफेस की तो फ्लक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहाँ पे क्रॉस कर रही होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्योंकि इस सरफेस का एरिया कम है तो कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इस सरफेस का ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एरिया के होगा। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में मैं क्या लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बना देता हूँ, कुछ नॉन यूनिफॉर्म टाइप का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ से पास कर दी। ठीक है, ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ से पास कर दी। अब यहाँ पे मैं एरिया लेता हूँ और एरिया में कैसे 2 सरफेसेस लेता हूँ, दोनों का एरिया कैसा होगा बेटा, सेम में ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एरिया लिया है और यहाँ से मैंने 2 सरफेसेस ली हैं जिनका एरिया कैसा है, सेम है।
तो यहाँ से अब आप देखने में आपको दिख रहा होगा, यही आपके पास सरफेस 1 है, ये आपके पास सरफेस 2 है, कि जो सरफेस 1 है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है बेटा, पास पास है। जो सरफेस 1 है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, पास पास है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। वहीं जो सरफेस 2 है, अगर आप सरफेस 2 की बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, थोड़ी दूर दूर हैं। तो जब दूर दूर है तो यहाँ से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, और सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। आई होप ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी। क्यों बोला मैंने ऐसा, बिकॉज 1 की जगह सरफेस 1 को मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे है, और अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। तो अगर फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस हो रही है, यानी अगर फील्ड लाइंस ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो सरफेस बी है वहाँ पे अगर फील्ड लाइंस कम है तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ से हम दूसरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के होगा। अब तीसरा केस हम लेते हैं कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम लेते हैं और एरिया भी हम क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम यहाँ पे सेम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने सेम ले लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से हम जो एरिया लेंगे बॉडीज़ का वो भी हम कैसा ले लेंगे, सेम ले लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से मैं क्या, बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से मैं दो सरफेसेस लेता हूँ। एक सरफेस में लेता हूँ ये वाली, ध्यान से दिख रही होगी आपको। एक सरफेस में ले रहा हूँ ये वाली, और वहीं जो दूसरी सरफेस में ले रहा हूँ वो दूसरी सरफेस में ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। दूसरी सरफेस में ले रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखोगे तो जो फर्स्ट सरफेस है, जो फर्स्ट सरफेस है, जो सेकंड सरफेस है, दोनों का एरिया अभी भी सेम है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, बट फिर भी यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं वो अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ एरिया पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो सरफेसेस हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई हैं। तो यानी यहाँ पे आपके पास जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, जब वो डिपेंड करेगा कि बेसिकली इस एरिया का जो ये वाला प्रोजेक्शन है, जो छोटा वाला पार्ट है इस एरिया का, ये वाला जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन से कितनी फील्ड लाइंस यहाँ क्रॉस करेंगी उस बात पे यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा। आई होप ये वाली बात में समझ में आई होगी कि बेसिकली ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, इस वर्टिकल प्रोजेक्शन डिफाइन करेगा कितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि जो एरिया है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एरिया है उस एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी हम यहाँ पे बना देते हैं, और इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो किधर होगी, एरिया वेक्टर। इस एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम दे देते हैं, और इसका जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, या हम इसको लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये हमारे पास एरिया वेक्टर हो गया इस सरफेस का। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, अब अगर मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ, ये एंगल क्या लेता हूँ बेटा मैं, थीटा। तो आप यहाँ से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो बेसिकली ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा बेटा, ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ये सरफेस, इसका एरिया कितना है, ए है, तो मुझे क्या चाहिए, इस सरफेस का सिर्फ ये वाला प्रोजेक्शन चाहिए, इस सरफेस का ये वाला प्रोजेक्शन चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा। और एक्चुअल में यही सरफेस का जो प्रोजेक्शन है यही यहाँ पे रोल प्ले करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास होगा या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगी। तो पूरा सरफेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफेस का सिर्फ वो प्रोजेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वही यहाँ पे फ्लक्स को डिफाइन करेगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट बेटा हमारे पास आया, इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा। यानी इसका मतलब यहाँ से तीसरा कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा।
फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ठीक है, यानी यहाँ फ्लक्स तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो एरिया वेक्टर पे, जिस सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अगर आपके पास अगर दो सरफेसेस हैं जिनका एरिया सेम है, अगर दोनों इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अलग अलग पास हो रही होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है, अगर वो दोनों के थ्रू डिफरेंट होगा तो आपके पास फ्लक्स भी डिफरेंट होगा, यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। और तीसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, दोनों जो सरफेसेस हैं अगर उनका एरिया भी सेम है और वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई हैं, तो उनके ओरिएंटेशन पे, यानी सरफेसेस का जो ओरिएंटेशन है उस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन, जो हमने तीनों केसेस अभी ऊपर बात करी है, अगर इन तीनों केसेस को हम यहाँ पे मिला दें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 फाई क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है और एरिया को भी यहाँ पे हमने एक वेक्टर बना दिया है जिसकी डायरेक्शन किधर दी है, नॉर्मल की तरफ। अभी हम और बात करेंगे इस पे। तो बेसिकली, और यहाँ कॉस थीटा कंपोनेंट है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, आपका एरिया वेक्टर भी अगर वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसी भी सरफेस से जो क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पे ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो एंगल बन रहा है ए कॉस थीटा में, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल किस किस के बीच में है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ थीटा तो ये किस किस के बीच में है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये किस किस के बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के बीच में है। अगर मैं एरिया वेक्टर की और बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, बेसिकली इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द सरफेस, आउटवर्ड्स टू द सरफेस, यानी जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स हमेशा इसकी डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। क्या बात समझ में आई। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से एक सरफेस में लेता हूँ कुछ इस तरह की, एक सरफेस में लेता हूँ यहाँ पे इस तरह की, और दूसरी सरफेस में लेता हूँ लेट्स सपोज कुछ इस तरह से, दूसरी सरफेस में यहाँ लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो सरफेस 1 है और ये जो सरफेस 2 है, ये सरफेस 1 है सरफेस 2 है, तो सरफेस 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में है और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। और जब 0 डिग्री बन रहा है तो कॉस थीटा कैसा होगा, 1 होगा। और जब कॉस थीटा 1 होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैसा होगा बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। वहीं पे अगर हम जो रेड वाली सरफेस है, इस रेड वाली सरफेस की बात करता हूँ तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बट इसका एरिया वेक्टर आपके पास ऊपर की तरफ है। जब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। और जब वो 90 डिग्री बनेगा तो कॉस 90 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो इसका मतलब जो फाई यहाँ से होगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो ये हमने मैथमेटिकली भी देख लिया और फिजिकली हम इसको देख ही रहे हैं कि अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो आपके पास मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ से पास होंगी, और वहीं पे अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पास नहीं करेगी। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो फ्लक्स की जो वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो क्या आता है बेटा, ई ए कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ से और देखते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से कुछ और छोटी छोटी बातें हम, पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे आपके पास जो फ्लक्स होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं कि अच्छा इसकी यूनिट क्या क्या होती है, तो यूनिट्स। तो देखो फ्लक्स बेसिकली आता कहाँ से है,
ई डॉट ए करने से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट से ये मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, न्यूटन अपॉन कोलाम, ठीक है, न्यूटन अपॉन कोलाम। और एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो फ्लक्स की यूनिट मेरे पास आई वो कितनी आ गई बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलाम, ठीक है। वहीं पे एट द सेम टाइम जो फाई इक्वल्स टू, अगर हम ई डॉट ए वापस लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट हमारे पास और होती है, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फाई की यानी फ्लक्स की एक यूनिट हमारे पास और आती है, दैट इज़ वोल्ट मीटर, दैट इज़ वोल्ट मीटर। तो यानी यहाँ से फ्लक्स की दो यूनिट्स हमारे पास आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलाम या फिर वोल्ट मीटर। सवाल में आपको दोनों में से कोई सी भी यूनिट दी जा सकती है, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके डायमेंशन कितनी होगी। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखो बेटा, फाई इक्वल्स टू कितना होगा, ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कितनी होती है, m1 l1 t-3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m1 l1 t-3 और a-1। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ गई, ठीक है। और वहीं पे जो एरिया है इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L2, यानी इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L2। तो अगर यहाँ से हम फ्लक्स की डायमेंशन लिखे बेटा, तो फ्लक्स की जो डायमेंशन हमारे पास आ रही है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से फाई की m1 l3 t-3 एंड a-1। ये हमारे पास किसके डायमेंशन आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन भी हमारे पास आ गई, दैट इज m1 l3 t-3 a-1, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ से करते हैं जो सवाल सॉल्व करने में आपके काफ़ी काम आएगी, ठीक है। वो क्या है कि इफ़ अगर आपकी जो सरफेस है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो अगर जो सरफेस है, इफ़ सरफेस इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, यानी अगर जो सरफेस है वो हमने किस डायरेक्शन में रखी हुई है, किस प्लेन में रखी हुई है, इफ सरफेस इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, देन जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस का वो किस डायरेक्शन में होगा। हमने क्या बोला कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी अगर आपकी जो सरफेस है वो XY प्लेन में रखी हुई है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी होगी तो उसकी परपेंडिकुलर सरफेस किधर होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, जेड एक्सिस। वो डायरेक्शन कौन सी होगी, जेड एक्सिस। यानी अगर ऑब्जेक्ट XY प्लेन में रखी होगी तो वहां पे उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, जेड एक्सिस की तरफ, यानी के कैप। यानी उसका जो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, के कैप की डायरेक्शन में। सिमिलरली इफ सरफेस is placed in YZ plane, इस सरफेस इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया, अगर YZ प्लेन में सरफेस होगी तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इस YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है या कौन सी डायरेक्शन होती है, दैट इज एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। तो अगर सरफेस YZ प्लेन में होगी तो उस सरफेस का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। वहीं पे इफ surface is placed in XZ डायरेक्शन या XZ प्लेन, अगर सरफेस को हम कहाँ पे रखते हैं, XZ प्लेन में अगर हम रखते हैं तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और जब वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो इस XZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन आएगी, वाई कैप यानी जे कैप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात हमने कर ली। ये सारी चीज़ें हमें सवाल सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी बेटा, वो क्या क्या हमने देखी अभी तक, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आई वो क्या आई, कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ई ए कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपके पास एंगल है थीटा, जो एंगल है ये किस किस के बीच में है,
ये आपके पास सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में नहीं है, ये आपके पास जो थीटा एंगल है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। इस बात को बहुत ध्यान से आप नोट करना कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा एंगल है ये किस किस के बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर होता है वो बेसिकली क्या है, एक आपके पास एक एरिया एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है और इसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है इतनी बात? तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें सवाल सॉल्व करने में काम आएंगी। अब हम कुछ सवाल देखते हैं इस पे बेस्ट। जैसे पहला सवाल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर प्लेट है। देखते हैं, इफ़ अ सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया 10 centimeter square is placed in a region where electric field equal to 3 into 10 raised power 6 volt per meter is perpendicular to it. Is perpendicular to it. So find electric flux passing through the plate. फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट। अब सवाल को समझो बेटा, उसने क्या बोला कि एक सर्कुलर प्लेट है जिसका एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और वह कैसे रीजन में रखी हुई है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सर्कुलर प्लेट के कैसा है, परपेंडिकुलर है। सर्कुलर प्लेट के कैसे है, परपेंडिकुलर। जैसे अब आप इसको इस तरह से देखें कि एक सर्कुलर प्लेट हमारे पास है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ये डायरेक्शन आपको दी भी हुई है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और आपके पास जो प्लेट है वो XY प्लेन में या किसी भी प्लेन में रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि कितना फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें लगाना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E डॉट A हो जाएगा, ठीक है। E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, इनटू एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो 10 इंटू 10⁻⁴, 10 इंटू 10⁻⁴। तो बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3000 वोल्ट मीटर इज द आंसर। हाँ है ना? क्या सवाल समझ में आया बेटा आपको? पक्का, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात? अगला सवाल सिंपल सा सवाल था। अब इसके बाद कुछ और सवाल हम देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि इसी तरह का सवाल लेते हैं कि अ सर्कुलर प्लेट इज प्लेस्ड, ए सर्कुलर प्लेट, इसका एरिया भी वही हम ले लेते हैं पहले वाला, सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड सच दैट electric field equal to 3 into 10⁻⁶ volt per meter makes an angle of 30 degree, makes an angle 30 degree with the plate. Find electric flux क्रॉसिंग द प्लेट। ठीक है, सवाल पढ़िए। सवाल पढ़ के आपको समझ में आएगा कि सवाल क्या बोल रहा है। इसने क्या बोला कि एक सर्कुलर प्लेट हमारे पास है। क्या है बेटा? एक सर्कुलर प्लेट हमारे पास है। लेट्स वो ये एक सर्कुलर प्लेट हमारे पास है, ठीक है। और इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है कि वो इस प्लेट से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो इस प्लेट से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्योंकि एंगल प्लेट से बन रहा है तो हमने ये वाला एंगल ले लिया। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है
और आपसे पूछा है कि अब बताओ तो फ्लक्स कितना यहाँ से पास होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हमें आता ही, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। एरिया, इसको 10 इंटू 10⁻⁴ को क्या मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हमारे पास ये आ गया, एरिया ये आ गया। और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो कॉस थीटा यानी कॉस 30 कितना होगा, √3/2। तो √3/2। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बेसिकली 3√3/2 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर इज द आंसर। क्या सवाल समझ में आया बेटा आपको? पक्का फॉर्मूला हमने लगाया, फॉर्मूला लगा के हमारे पास आंसर आ गया। बट दैट आंसर इज प्योरली रॉन्ग। ये आंसर कैसा है बच्चों, पूरा का पूरा गलत है। क्यों गलत है, वो गलती आप इसमें ढूंढिए, ठीक है। क्यों गलत है वाला आंसर, क्योंकि देखिए हमने क्या देखा था कि जो थीटा एंगल होता है वो एंगल किस किस के बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस के बीच में। मैंने बताया भी था आपको कि जो थीटा एंगल होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे जो एंगल 30 डिग्री आपको दे रखा है वो किस किस के बीच में दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में। हमें एंगल किस किस के बीच में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो एरिया वेक्टर बेटा कहाँ आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। अब हमें एंगल किस किस के बीच में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो देखिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से अगर ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी यहाँ पे जो थीटा हमें चाहिए बेसिकली उसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री उसकी वैल्यू है, हाँ या ना। तो ये बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में सवाल सॉल्व करने में यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, बस ये नहीं देखते थीटा किसके साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमेशा थीटा हमें जो लेना है वो किसके साथ लेना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। अब हम यहाँ से वापस सवाल में लगा देते हैं। तो ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू एरिया की वैल्यू 10⁻³ इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो बेसिकली यहाँ से जो फाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1500 वोल्ट मीटर इज द आंसर। क्या सवाल समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज ऐसे सवाल काफ़ी बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि ये नहीं देखते कि एंगल किसके साथ दिया हुआ है। आई होप ये वाली बातें जो हमने अभी करी हैं ये वाली बातें क्या है, क्लियर होंगी, ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी रीजन में प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन अ रीजन वेयर अ रेक्टेंगुलर प्लेट of sides 4 meter into 3 meter is placed in YZ plane. Find electric flux passing through the plate, ठीक है। तो सवाल में क्या बोला बेटा, सवाल आपको बोलता है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 8i के प्लस 4j के प्लस 5k के। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीनों डायरेक्शंस में है, x में भी है, y में भी है और z में भी है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो रखी हुई है, जिसकी साइड्स कितनी है 4 मीटर और 3 मीटर, और ये कहाँ पे रखी हुई है, YZ प्लेन में। अब यहाँ पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस डायरेक्शन में, किस प्लेन में आपको बोल रखा है प्लेट के लिए। तो यहाँ प्लेट किस डायरेक्शन में है, किस प्लेन में रखी हुई है, YZ प्लेन में प्लेट रखी हुई है, ठीक है। आपको बोला है कि इस प्लेट से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा या कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो हमने भी ऊपर देखा ही था बेटा कि आपके पास यहाँ जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, वो फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा।
ठीक है। और यहाँ थीटा जो है किस किस के बीच में है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। अब हमने बात ऊपर की हुई है कि अगर सरफेस वाईजेड प्लेन में होगी, सरफेस किस में होगी, वाईजेड प्लेन में, तो एरिया वेक्टर जो होगा उस सरफेस का वो कहाँ पे होगा, उस वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर। और वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, एक्स एक्सिस। कैसे, बिकॉज डायरेक्शन तीन ही हमारे पास अवेलेबल है, एक्स वाई और जेड। अगर आप आपके सामने जो टेबल है, अगर उस टेबल के एक एक्सिस को वाई मान लो, एक्स एक्सिस क्या मान लो, वाई मान लो, दूसरे एक्सिस को क्या मान लो आप, जेड मान लो, तो उस टेबल के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, यानी ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होगी, बेसिकली ये वाली डायरेक्शन, वो डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स वाली डायरेक्शन होगी या नहीं, जिसको मैं डॉटेड लाइन से अगर यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी। तो अगर सरफेस वाईजेड प्लेन में रखी हुई है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। यानी तो यहाँ पे जो हम जो यूनिट वेक्टर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे बेटा, आई कैप लगाएंगे। यानी एरिया वेक्टर किधर आएगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 8 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और यहाँ से एरिया वेक्टर को, अगर मैं एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैग्नीट्यूड कितना है एरिया का, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, एक्स एक्सिस की तरफ, दैट इज आई कैप। अरे हाँ या ना। तो यहाँ से अगर अब मुझे फाई को यहाँ से लिखना पड़ेगा तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आई को आई के ही साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ 12 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 के साथ। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 वोल्ट मीटर इज द आंसर, इज द आंसर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी इशू लगता है बेटा बेझिझक होकर पूछिएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बोलता है कि अब बहुत सारे सरफेसेस वाली बात बहुत सारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्यूब हम ले लेते हैं, ठीक है। एक क्यूब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब मेरे पास है, ठीक है। यहाँ से हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं कि ये एक्स एक्सिस हमने मान लिया, ये वाई एक्सिस की तरफ मान लिया, और ये हमने जेड एक्सिस की तरफ मान लिया, ठीक है बच्चों। और हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है हमारी, ये जो साइड है ये ओरिजिन पे रखी हुई है, यानी 0 0 0 पे ये रखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, यहाँ से दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10x स्क्वायर आई कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरिएबल आ गया, इस बात का ध्यान रखना। इससे पहले हमने जितने भी सवाल किए वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज ये पोजीशन के साथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो E इक्वल्स टू 10x स्क्वायर आई कैप, ठीक है। यहाँ से जो साइड ऑफ क्यूब है, वो साइड ऑफ क्यूब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड ऑफ क्यूब वो कितनी है, 2 मीटर, यानी हर साइड कितनी दे रखी है बेटा आपको, 2-2 मीटर की दे रखी है। ये हर साइड आपको 2-2 मीटर की दे रखी है। पूछा क्या है आपसे, ये तो हो गया क्या क्या दिया हुआ है, पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से पास होने वाले जो फ्लक्स है उसका अमाउंट हमें बताना है कि कितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा। अब देखो बेटा क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सवालों में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये, और मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते ही हैं थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। तब यहाँ पे आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है वो किस डायरेक्शन में दे रखा है, 10x स्क्वायर आई कैप, यानी आई कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी अगर मैं बात करूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से बड़े आराम से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको आई कैप दे रखी है, तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा। तो बेटा आप क्या करो, अपने आप को एक क्यूब के अंदर, आपका जो कमरा है इसके अंदर बंद कर लो, ठीक है। अब उसके आप बीच में बैठ जाओ और आप देखो, अब आपके सामने 6 साइड्स आपको दिख रही होंगी, 2 आपके लेफ्ट राइट में, 2 आपके आगे पीछे और 2 आपके ऊपर नीचे। तो आप यहाँ क्यूब के अंदर बैठ गए। अब आप ये सोचो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब आपके देखो किस एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है।
किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो देखो जब लेफ्ट वॉल से राइट वाली दीवार की वॉल की तरफ आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस किस वॉल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेंगी। तो अगर मैंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी लेफ्ट वॉल से राइट वॉल की तरफ है, तो क्या आप मुझे बताओ कि आपके सामने वाली जो वॉल है और आपके पीछे वाली जो वॉल है, क्या उनसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या उनको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं क्या? लेट्स सपोज कि आपके सामने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी जो लेफ्ट वाली वॉल है वहां से आई और राइट वाली वॉल की तरफ चली गई, ठीक है। तो क्या आपके सामने वाली जो वॉल है और आपके पीछे वाली जो वॉल है उसने उसको क्रॉस किया क्या? नहीं किया। कि इसी तरीके से क्या आपकी जो ऊपर वाली वॉल है और आपकी जो नीचे वाली वॉल है, क्या उसको इसने क्रॉस किया क्या? नहीं क्रॉस किया। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ तो इसको मैं सरफेस 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं सरफेस 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं सरफेस 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये जो सरफेस हमारे आगे की तरफ है इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ। ये जो सरफेस हमारे पीछे की तरफ है इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ। ये जो सरफेस हमारे ऊपर की तरफ है इसको मैं 5 नाम दे देता हूँ। जो सरफेस नीचे की तरफ है इसको मैं 6 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से जैसे हमने देखा कि एक्स एक्सिस की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आपके लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वॉल्स होंगी सिर्फ उन्हीं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। यानी आपकी 6 में से सिर्फ 2 ही वॉल्स हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, काट रही हैं। वो कौन कौन सी? सिर्फ वॉल 1 और वॉल 2, यानी साइड 1 एंड साइड 2। हाँ या ना? यानी जो 3, 4, 5, 6 है उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट ही नहीं कर रही हैं, तो उनके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस फेसेस 3, 4, 5 एंड 6, सो ओनली फेसेस 1 एंड 2 कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जो सिर्फ फेस 1 और फेस 2 होंगे सिर्फ वही क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यही जो दोनों फेसेस हैं यही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इन्हीं 2 सरफेसेस को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे भी देखो जो आपकी सरफेस 1 है ये कहाँ पे रखी हुई है? ओरिजिन पे रखी हुई है। ये कहाँ पे रखी हुई है? ओरिजिन पे रखी हुई है। यानी फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 निकाल लेते हैं, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। तो अगर मैं सरफेस 1 के थ्रू निकाल रहा हूँ तो मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 10x² आई के। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो सरफेस जो 1 है वो कहाँ पे रखी हुई है? ओरिजिन पे रखी हुई है, 0, 0, 0 पे रखी हुई है, ठीक है। तो जब 0, 0, 0 पे रखी हुई है तो 10 × 0 जब मैं करूँगा तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी कितना हो गया हमारे पास? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस 1 है वो किसी भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, किसी भी तरीके से फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है। वहीं हम बात करते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। अब सरफेस 2 के थ्रू जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 10। अब देखो जो सरफेस 2 है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर, बिकॉज क्यूब की हर साइड की लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। तो इसका मतलब ये जो साइड है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये पोजीशन के साथ आपके पास इंक्रीज हो रहा है, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। तो 10 × 2² ये तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। एरिया वेक्टर, यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया, इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी किधर आएगा? इसके परपेंडिकुलर। यानी दोनों के बीच में डायरेक्शन कैसी है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी जो एरिया वेक्टर है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा? बेसिकली इसका एरिया, साइड का एरिया वो कितना हो जाएगा? 4, और डायरेक्शन आई कैप। कोई दिक्कत वाली बात बेटा इसमें? ठीक है। थीटा की वैल्यू, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। इसका कॉस थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बस अब यहाँ से φ2 हम निकाल लेते हैं, और φ2 कितना आ जाएगा बेटा? 10 × 2² आई कैप, ये आई कैप × डॉट 4 आई कैप, ठीक है।
अब यहाँ से वह इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 जा 16, 16 × 10 160, यानी 160 वोल्ट मीटर। और टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो कितना हो जाएगा, 5 = 5 1 + 5 2। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से बेटा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 1 तो 0 है, इक्वल 0 + 160, तो ये कितना आ जाएगा, 160 वोल्ट मीटर इज द आंसर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे बेझिझक होकर आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या, कि इसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, और वो लगातार इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार लेट्स सपोज नीचे के डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब मैं आपको ये अलग अलग सरफेसेस देता हूँ और अलग अलग सरफेस देने पे आपको ये बताना है कि यहाँ से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सरफेस ये वाली। अब मैं सरफेस जब ये वाली ले रहा हूँ तो आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो वो एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, E × A आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अगला केस लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ये एरिया इसका A है, इस प्लेट का एरिया। अगली मैं वही प्लेट लेता हूँ बट इसका ओरिएंटेशन में चेंज कर देता हूँ और कुछ ओरिएंटेशन में इसको कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। और अब ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वापस अभी भी कैसा है, सेम वर्टिकल आपके नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे बेटा वापस इंपॉर्टेंट बात वही है कि अगर इस सरफेस एरिया ए है तो यहाँ पे इस सरफेस एरिया पूरा का पूरा यहाँ पे काम नहीं आएगा फ्लक्स कैलकुलेशन में। इस सरफेस एरिया का सिर्फ वही पार्ट काम आएगा जो यहाँ से पास हो रहा, जो इस प्रोजेक्शन में आपका इस सरफेस एरिया का वही प्रोजेक्शन काम आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो जो प्रोजेक्शन होगा बेटा वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। वो प्रोजेक्शन आपका कहाँ तक होगा, सिर्फ ये जो छोटा पार्ट है इस सरफेस का, ये वाला जो प्रोजेक्शन है, सिर्फ यही प्रोजेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में काम करेगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, A cos थीटा। तो यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E × A × cos थीटा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई एक स्फेरिकल बॉल बना दी, एक हेमिस्फेरिकल, और ये हेमिस्फेरिकल एक शेल मेरे पास हेमिस्फेरिकल बॉल मैंने यहाँ पे बना दी। वापस आपको निकालना है कि जो हेमिस्फेयर की जो कर्व सरफेस है यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वापस मैं देखूँगा कि बेटा यहाँ पे तो देखो ये जो नीचे वाले डिस्क है अगर इसी की सेम रिप्लिका मैं यहाँ पे बना दूँ तो क्या इस ऊपर वाले डिस्क से जितना फ्लक्स पास हो रहा होगा क्या उतना ही फ्लक्स इस पूरे हेमिस्फेरिक कर्व सरफेस से पास होगा। देखो आप, जितना फ्लक्स इस डिस्क से पास हो रहा होगा ऊपर वाली से, क्या उतना ही फ्लक्स इस डिस्क के इस हेमिस्फेयर के हर एक पार्ट से पास हो रहा होगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोजेक्टिव एरिया होगा, जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो कितना होगा, यहाँ पे फाई = E.AP। AP मतलब प्रोजेक्टेड एरिया, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्क का एरिया, तो E × πr²। ये प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज काफ़ी बार सवालों में पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे बस हमें ध्यान क्या रखना है, कोई भी जो 3D सरफेस होगी उसका प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा 2D होता है। तो जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा, आपके पास एक सर्किल होगा, यानी डिस्क का जो एरिया है वो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया होगा। वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, E × πr²। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक कोन ले लेता हूँ, क्या ले लेता है, कोन ले लेता हूँ, ये कोन, ठीक है। यहाँ से वापस अगर मैं निकालूँ कि इस कोन की जो कर्व्ड सरफेस है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना पास हो रहा होगा। तो सेम वापस वही चीज़ कि यहाँ पे अगर मैं एक डिस्क वापस कुछ ऐसी बना लूँ, ठीक है, तो देखो क्या जो भी फ्लक्स यहाँ इस डिस्क से पास होगा क्या वही फ्लक्स सेम इस कोन की कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो वापस यहाँ पे जो एरिया होगा वो किसका होगा, इस डिस्क का एरिया आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वापस प्रोजेक्टेड एरिया वो कितना आ जाएगा, E × πr²। क्या बात समझ में। अगली ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैं अगली ऑब्जेक्ट कुछ ले लेता हूँ, एक सिलेंडर का हाफ सेक्शन,
एक सिलेंडर का हाफ सेक्शन में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये सिलेंडर का हाफ सेक्शन है, ये किसी कटे हुए सिलेंड्रिकल का ये हाफ सेक्शन है। अब यहाँ से भी हमें निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी, तो कितना फ्लक्स यहाँ पे होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसका अगर हम प्रोजेक्टेड एरिया निकाला है, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा बेटा, यहाँ से इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। तो अगर आप देखोगे ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, बिकॉज जितना फ्लक्स इस पूरे रेक्टेंगल से पास होगा, क्या वही का वो पूरा फ्लक्स क्या इस सरफेस से भी पास होगा। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, 2r, और इसकी ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, h। तो यानी यहाँ से जो एरिया निकल के आ रहा है वो एरिया कितना आ जाएगा, E इंटू ए पी, और यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इंटू 2r इंटू एच। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ध्यान, प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट आपको कैसे यूज़ करना है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट अगर आपको दे रखी होगी तो 3D ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है वो कैसा होता है बेटा, हमेशा 2D होता है, ठीक है। ये सर जैसे आपका स्फीयर हो गया, स्फीयर का जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है वो क्या होता है, सर्किल होता है, यानी सर्किल होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया इज यूज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तभी हम प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात इतना। अगला एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत ही, सवाल भी है और कॉन्सेप्ट भी है। फाइंड या इफ अ पॉइंट चार्ज is placed at the center of base of a hemisphere, then find flux passing through the hemisphere। क्या बोला सवाल में, सवाल में आपके पास ये बोला कि एक हेमिस्फीयर है कोई, ये कोई एक हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर का ये जो बेस है इसके सेंटर पे हमने क्या रख दिया, एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस जो पूरा सरफेस है, इस पूरे जो हेमिस्फीयर है, इससे कितना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम निकालते हैं, अगर हम इसका यहाँ से देखते हैं फ्लक्स, अब यहाँ पे देखो हर जगह आपका जो आपका जो इलेक्ट्रिक वो यहाँ पे इधर होगा, 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 यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, ठीक है। तो हर जगह डायरेक्शन क्या है इसकी अलग अलग है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं और यहाँ पे E डॉट डी हम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, तो हर जगह से डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक जब डिस्टेंस सेम होगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ले लें, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और अंदर क्या हो जाएगा, बस डी ए। तो अंदर इस डी ए का जब, तो ये डी ए क्या है, बेसिकली हेमिस्फीयर का एरिया। तो जब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल के, ये वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस हम आर ले लेते हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी ए कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इस के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू इंटू 2 पाई। 2 पाई से 4 पाई कितना, 2 टाइम्स चला जाएगा। इसका मतलब जो फाई आपके पास आया वो कितना आया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर हेमिस्फीयर के बेस पे अगर आपका एक पॉइंट चार्ज रखा होगा तो उस हेमिस्फीयर से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो बेटा कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो बहुत सारे सवालों में काम आता है, बहुत सारी जगह ये काम आता है, ठीक है। अच्छा, हेमिस्फीयर है, अगर इसी हेमिस्फीयर को मान लो मैं कंप्लीट स्फीयर बना दूँ, इसी हेमिस्फीयर को मैं कंप्लीट स्फीयर बना दूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, ये हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आपसे पूछा फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट स्फीयर, तो अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट स्फीयर है तो आप देखो अगर हेमिस्फीयर के थ्रू आपका क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो जो रिमेनिंग हेमिस्फीयर है उसकी वजह से भी कितना होगा, अगर यहाँ से फ्लक्स क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है तो इस वाले से भी कितना होगा,
Q/2 ε0, तो टोटल जो फ्लक्स होगा स्फीयर की वजह से, वो कितना हो जाएगा, Q/ε0। तो आपके पास कंप्लीट स्फीयर की वजह, अगर उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पे रखा हुआ है, तो उसकी वजह से कंप्लीट स्फीयर की थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा बेटा, Q/ε0। और यही बेसिकली फाउंडेशन है, यही बेसिकली नींव है किसकी, गॉस लॉ की। आई होप इतनी बात अब आपको समझ में आई हुई। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हो बेटा तो बेझिझक होकर बताइएगा। थैंक यू।